हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना भी कंटेंट मैं अपनी वीडियोस में देती हूँ वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। आप मेरी वीडियोस को देख के अपने नोट्स को आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें भी मैंने ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज लिया था, जिसके अंदर मैंने सेक्शन 493 एंड सेक्शन 496 को कवर किया था। ठीक है, जिसको हम मोक मैरिजेस के नाम से जानते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बाइगैमी। सेक्शन 494 एंड सेक्शन 495 इसमें हम कवर करेंगे। ठीक, तो हम देख लेते हैं ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो ऑफेंसेस है रिलेटेड टू मैरिजेस वो सारे के सारे चैप्टर 20 सेक्शन 493 से लेकर सेक्शन 498 तक कवर किए गए हैं। ठीक है, ये इसका छोटा सा चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं, जिसमें मॉक मैरिजेस है 493 से 493 एंड 496 में, बाइगैमी है 494 एंड 495 में, एडल्ट्री है 497 में, क्रिमिनल एलोपमेंट है 498 में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है बाइगेमी 494 एंड सेक्शन 495। सेक्शन 494 क्या कहता है? मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। जब कोई एक इंसान अपने हस्बैंड और वाइफ के लाइफ टाइम के अंदर ही दूसरी शादी कर लेता है तो जो ऑफेंस होता है वो सेक्शन 494 डील करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम सेक्शन 494 कह क्या रहा है। हुएवर हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग, कोई एक इंसान जिसका हस्बैंड या वाइफ जिंदा है, मैरीज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वॉइड बाय रीजन ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ of such husband or wife shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। कोई भी एक इंसान, अगर उसकी वाइफ, अगर वो मेल है तो उसकी वाइफ, और अगर वो फीमेल है तो उसका हस्बैंड अगर जिंदा है तो भी वो दूसरी शादी कर लेता है। ठीक है, तो ये मतलब बाइगैमी कर रहा है और ये लाइबल हो जाएगा 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन के। ठीक है, मतलब मैंने इसको नीचे लिखा हुआ है कैसे, मैरी अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ प्लस कंसेंट ऑफ स्पाउस, नए और पुराने दोनों स्पाउस के कंसेंट भी ले लिए। ठीक है, तो भी वो बंदा पनिशेबल होगा 7 ईयर्स प्लस फाइन के। ठीक, वो बंदा पनिशेबल होगा 7 ईयर्स प्लस फाइन। अब जो हमने सेक्शन 494 देखा है उसका कुछ एक्सेप्शन है। क्या कि पहली जो मैरिज है उसके अंदर डाइवोर्स हो चुका हो। ठीक है, मतलब कोर्ट ने उसको डाइवोर्स या वॉइड डिक्लेयर कर दिया हो। ठीक, या फिर दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि जो स्पाउस है वो 7 साल से मिसिंग है, किसी के बारे में उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या है, जो अगर शादी कर रहा है ना नई, ठीक है, तो नए स्पाउस को पता होना चाहिए, चाहे पहली कंडीशन है डाइवोर्सी के केस में या दूसरी कंडीशन है 7 साल से मिसिंग के केस में, नए स्पाउस को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। अब एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 494 क्या है? एसेंशियल क्या है, जरूरी क्या है? द फर्स्ट मैरिज शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ। पहली मैरिज जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ लीगल होनी चाहिए। कभी कभी कैसे होता है कि जो लीगल मैरिज है उसकी सारी चीजें पूरे किए बिना ही वो मैरिज चलती रहती है, तो जब बाइगैमी के लिए केस जाता है तो जो एक्यूज होता है वो ये प्रूव कर देता है कि मेरी तो पहली शादी ही इलीगल थी। ठीक है, सेकेंड मैरिज शुड हैव टेकन प्लेस, दूसरी शादी हो जानी चाहिए। द फर्स्ट मैरिज शुड बी एग्जिस्टिंग, फर्स्ट मैरिज एग्जिस्ट कर रही होनी चाहिए, यानी कि डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। द स्पाउस मस्ट बी अलाइव, और जो स्पाउस है फर्स्ट मैरिज में, मेल है तो उसका फीमेल स्पाउस, फीमेल है तो उसका मेल स्पाउस जिंदा होना चाहिए। बोथ मैरिजेस शुड बी वैलिड, दोनों मैरिजेस को वैलिड होना पड़ेगा, दोनों मैरिजेस को वैलिड होना पड़ेगा। ठीक है, दो मैरिजेस होनी चाहिए, दोनों को वैलिड होना पड़ेगा, स्पाउस जिंदा होने चाहिए, डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे ये एसेंशियल होगा 494 के लगने के लिए। ठीक है,
अब देख लेते हैं सेक्शन 495 क्या कहता है। मैरिंग अगेन विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विद हुम सब्सीक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड। भाई दूसरी शादी जिसे करने जा रहे हो उससे पहली शादी का जो बात है वो छुपाई है, ठीक है। मतलब मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद हाइडिंग फैक्ट ऑफ सेकेंड मैरिज और फर्स्ट मैरिज टू ओल्ड स्पाउस और न्यू स्पाउस रिस्पेक्टिवली। पहली स्पाउस से तो छुपा दी कि दूसरी शादी कर लिया, दूसरी स्पाउस से छुपा दी कि मेरी पहले शादी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे 495 अप्लाई हो जाएगा। मतलब मैरी अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड प्लस वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, लाइफ टाइम है हस्बैंड या वाइफ की, माइनस कंसेंट हट गया इसके अंदर से, ठीक है। जैसे ही कंसेंट हट गया पनिशमेंट हो जाएगी 10 साल की और फाइन, ठीक। अब देख लेते हैं कि बाइगैमी के लिए कंप्लेंट कौन कर सकता है। द पर्सन हु हैज बीन चीटेड बाय देयर स्पाउस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेकेंड मैरिज कैन ओनली फाइल अ केस अगेंस्ट द पर्सन अंडर दिस सेक्शन। सेकेंड मैरिज में जिस पर्सन को चीट किया गया है सिर्फ वही इस सेक्शन के अंदर दे सकता है complaint. The first spouse does not have the right to file a complaint under this section. फर्स्ट वाइफ को नहीं है ये राइट कि वो इस सेक्शन के अंतर्गत कंप्लेंट कर दे। अगर वुमेन को कंप्लेंट करना है, अब स्पाउस तो इसमें मेल और वो फीमेल दोनों हो सकती हैं। इन केस ऑफ वुमेन तो वो खुद, ठीक है, या फिर उसके फादर, उसकी मदर, उसके ब्रदर, उसकी सिस्टर या कोई भी ब्लड रिलेशन से बंदा उसके अगेंस्ट में केस, उसके बिहाफ में कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड है तो हस्बैंड को छोड़ के कोई भी केस नहीं कर सकता, ठीक। अब बात आती है अगर वो हस्बैंड आर्म फोर्सेस का है और जो आ नहीं सकता, छुट्टी लेकर आ नहीं सकता कंप्लेन करने के लिए, तो उसके बिहाफ में एक्सेप्शन दे दी जाती है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब इसी के साथ हम देखते हैं right of second wife. There is no provision for the right of second wife in the case of second marriage. She cannot claim the property right of her husband. Second marriage की मैरिज में ना वाइफ की कोई भी राइट नहीं होती है, वो प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकती है। ये हम हिंदू मैरिज एक्ट में देखेंगे। लेकिन सेकेंड वाइफ सिर्फ तभी कर सकती है अगर उसकी जो शादी है वो वैलिड होगी अंडर द एक्सेप्शन गिवन द गिवन अंडर सेक्शन 494, ठीक है। जो उस सेक्शन में दे रखे हैं एक्सेप्शंस, अगर उनके तहत उनकी शादी हुई है तो सेकंड मैरिज वैलिड हो जाएगी और वो सेकंड वाइफ जो है क्लेम कर सकती है अपने राइट्स को। वेयर द सेकंड मैरिज हैज टेकन प्लेस अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट बट इज इनवैलिड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, देन द सेकंड वाइफ हैज नो राइट टू क्लेम। देखो, अब अगर सेकेंड मैरिज जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई है, सारी चीजों को कंप्लीट करते हुए, जब हम हिंदू मैरिज एक्ट के टॉपिक को देखेंगे तब वहां पे हमें पता चलेगा कि एक हिंदू में शादी को कैसे वैलिड माना जाता है। तो अगर सेकेंड मैरिज जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई है लेकिन वो वैलिड नहीं है प्रोविजन 494 या 495 ऑफ आईपीसी के, तो भी सेकेंड वाइफ का कोई राइट नहीं बनता है, ठीक है। हम ये पूरे के पूरे जितने भी हमारे ये कानून बनाए गए हैं ना, इसमें हम अकेले किसी एक चीज को लेके नहीं चलते हैं। इसमें कई जगह से अलग 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 पॉइंट्स आकर लगते हैं, प्रोविजंस आके लगते हैं। अब देख लेते हैं कि चाइल्ड फ्रॉम द सेकेंड मैरिज, अगर सेकेंड मैरिज से कोई बच्चा होता है तो उसके क्या राइट्स होते हैं। व्हेन द सेकेंड मैरिज इज डिक्लेयर्ड वैलिड द चाइल्ड बॉर्न वुड हैव इक्वल राइट एज पर द चाइल्ड फ्रॉम द फर्स्ट मैरिज हैव। अगर सेकेंड मैरिज से कोई बच्चा हो जाता है तो उसको वैसे ही राइट होते हैं जैसे फर्स्ट मैरिज के बच्चे को होते हैं। बट इफ द सेकेंड मैरिज इज नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन अगर हिंदू मैरिज एक्ट से सेकेंड मैरिज वैलिड नहीं है तो then also the child born out of the second marriage would inherit the same right as the child from the first marriage. अगर हिंदू मैरिज एक्ट से सेकेंड मैरिज वैलिड नहीं है तो भी उससे होने वाले बच्चे को सेम राइट मिलेंगे जैसे फर्स्ट मैरिज वाले बच्चे को मिल रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड प्रोविजंस वेयर द सेकंड चाइल्ड कैन इनहेरिट द राइट्स। ये कहाँ से मिलता है हमें, सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट देता है, ठीक है, कि जो सेकंड मैरिज का बच्चा है उसको भी इक्वल राइट्स मिलेंगे। ये सारे के सारे एक्ट्स को ना हम टुगेदर करके पढ़ेंगे और आपको वैसे भी सारे ध्यान रखने हैं।
अब देख लेते हैं बाइगेमिस्ट कौन होता है। अब पढ़े जा रहे हैं बाइगेमी क्या होता है, बाइगेमी क्या होता है। अब देखते हैं बाइगेमिस्ट क्या होता है। व्हेन अ पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, अगर मैरिड है एंड द मैरिज इज स्टिल वैलिड, और उसकी मैरिज वैलिड भी है, मतलब कि उसके स्पाउस जिंदा है या फिर डिवोर्स नहीं हुआ है, देन contracts another marriage with another person is called bigamy, and the person committing this is called bigamist. Example: A was married to B, A ने B से शादी की थी, who is his wife, and due to some fight she left her in-laws place and went to her parental home. अब बी की ए से लड़ाई हो गई, इसके बाद उसने क्या किया, अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके चली गई। देन आफ्टर सम डेज हर हस्बैंड मैरिड अनदर वुमन, कुछ दिनों के बाद उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। इन दिस केस ए जो है वो बाइगेमिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बाइगेमी एंड पॉलीगेमी के अंदर डिफरेंस। व्हेन अ पर्सन मैरीज अनदर पर्सन डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही या शी हैज बीन मैरिड लीगली बिफोर, अगर एक पर्सन, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड है, दूसरी शादी कर लेता है, ये बात ध्यान में रखते हुए कि वो तो मैरिड है पहले से ही, तो वो क्या कर रहा है, बाइगेमी कर रहा है। बाय मतलब दो दो शादियां कर ले रहा है। पोलीगेमी, व्हेन अ पर्सन इज हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट ए टाइम, दो या दो से ज्यादा वाइफ रखता है एट ए टाइम, तो वो पॉलीगेमी करता है। अब बाइगेमी ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इट इज नॉट अ रिलीजियस प्रैक्टिस। पॉलीगैमी को रिलीजियस प्रैक्टिस कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बाइगैमी में द सेकंड स्पाउस मे नॉट बी अवेयर ऑफ द फर्स्ट मैरिज, मे बाइगैमी में क्या होता है, हो सकता है सेकंड स्पाउस को ना पता हो पहले मैरिज के बारे में। द फर्स्ट स्पाउस कम्स टू नो अबाउट द फैक्ट ओनली आफ्टर द सेकंड मैरिज, या फिर फर्स्ट स्पाउस को तब पता लगता है जब सेकंड मैरिज हो चुकी होती है। ठीक है, पॉलीगैमी में एज most of the time reside in the same place, they are aware of the fact. इसमें क्या होता है, पॉलीगैमी में सारे के सारे जितने भी स्पाउस हैं वो सारे एक ही साथ रहते हैं, उनको सारे फैक्ट्स पता ही होते हैं। बाइगैमी इज नॉट अ रियल is not legal in any of the countries, but in certain cases where the first marriage has declared dissolved, the second marriage can be considered legal. मगर किसी किसी केसेस में जहां पे सेकंड केस फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, वहां पे सेकंड मैरिज को लीगल मान लिया जाता है। पॉलीगैमी इन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपीनीज एक्सेट्रा, इट इज कंसीडर्ड टू बी लीगल, लीगल है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बाइगैमी इन इंडिया, अ पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ बाइगैमी इज टू बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी। पॉलीगैमी के लिए ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, और ये दो मैंने इसके अंदर केस लॉज लिख दिए हैं, ठीक है, वो आप देख लेना। अब जल्दी से कुछ छोटे छोटे टॉपिक को देख लेते हैं जो 4 मार्क्स के अंदर आ जाते हैं। 4 मार्क्स में अटेम्प्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कि बाइगैमी फॉर हिंदू। बाइगैमी जो है ऑफेंस है हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन सबके लिए, एक्सेप्ट मुस्लिम मेल्स। मुस्लिम मेल्स को ही इसकी अथॉरिटी है कि वो बाइगैमी कर सकते हैं, बाकी किसी को भी नहीं है। ठीक है, इवन हिंदू, पारसी, क्रिश्चियंस की फीमेल्स को भी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, फीमेल्स को भी यहाँ पे फीमेल कोटा नहीं मिलेगा इसके लिए, वो भी उनके लिए भी ऑफेंस ही है। ठीक है, हिंदू में कौन कौन आते हैं, सिख आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं, ब्राह्मण्स आते हैं। ठीक है, ये आप देख लेना, ये मैंने लिखा हुआ है। बाइगेमी बिटवीन टू हिंदू विल बी वॉइड, दो हिंदूज की जो बाइगेमी है वो वॉइड होगी कब, जब जो उनकी मैरिज है ना वो कमिटमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बाद है। ठीक है, तो वो वॉइड हो जाएगी, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है बाइगैमी वैलिड नहीं है। या फिर एट द टाइम ऑफ द मैरिज ईदर पार्टी हैड स्पाउस लिविंग, या फिर जब मैरिज हो रही है सेकंड मैरिज, तो पहला जो स्पाउस है वो जिंदा है। ठीक है, इन दोनों केस में हिंदू की शादी जो है वो वॉइड नहीं रह जाएगी सेकंड मैरिज। ठीक, तो इसलिए हमें क्या मिल गया कि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट सेकंड मैरिज जो है वो वॉइड नहीं है अंडर सेक्शन 11। और अंडर सेक्शन 17, सेक्शन 17 ये कहता है कि कोई भी बंदा अगर बाइगैमी करेगा तो आईपीसी की सेक्शन 495 उसके ऊपर लग जाएगी और उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमें सेक्शन 17 बताता है हिंदू मैरिज एक्ट का। आगे देख लेते हैं बाइगेमी फॉर मुस्लिम्स। मेल कैन डू 4 मैरिजेस लीगली बट डूइंग फिफ्थ मैरिज ऑफ ऑल 4 वाइफ्स आर अलाइव इज इलीगल। 4 मैरिज कर सकते हैं मुस्लिम मेल। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो फिफ्थ मैरिज करेंगे, अगर चारों मैरिज में जो उनकी वाइफ है वो अलाइव है, तो
वो इनवैलिड हो जाएगी फिफ्थ मैरिज। वुमेन कैन डू ओनली वन मैरिज एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ ऑफ फर्स्ट स्पाउस और डाइवोर्स केस। मगर जो मुस्लिम वुमेन्स है ना, वो सिर्फ एक ही शादी कर सकती हैं। उनके मेल्स तो 4 शादी कर सकते हैं, उनकी फीमेल्स जो है वो सिर्फ एक शादी कर सकती हैं। एक्सेप्शन क्या है कि अगर उस फीमेल का जो फर्स्ट स्पाउस है उसकी डेथ हो जाए या फिर डाइवोर्स हो जाए। मुस्लिम मेल मैरिज, a Christian girl under Special Marriage Act then can't do more marriage under Muslim Marriage Act, otherwise punishable under Section 494 and Section 495 of IPC। अगर कोई मुस्लिम मेल है, वो किसी क्रिश्चियन फीमेल से शादी कर लेता है किसी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, ठीक है, तो वो एक तो उसने क्रिश्चियन वाइफ कर ली, अब वो दूसरी जाके मुस्लिम मुस्लिम मैरिज एक्ट से दूसरी मुस्लिम वाइफ नहीं ले सकता, ठीक है। वो पनिशेबल हो जाएगा अगर वो ऐसा करेगा, तो किसके तहत? 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी के तहत। इसी के साथ अब ये भी देख लेते हैं बाइगेमी इन गोवा में क्या है। एनी मुस्लिम मैन हु हैज डन हिज मैरिज रजिस्ट्रेशन अंडर गोवा इज नॉट परमिटेड टू परफॉर्म पॉलीगैमी। अगर कोई मुस्लिम मैन है और उसने अपनी शादी गोवा में रजिस्टर करा रखी है, तो वो पॉलीगैमी नहीं कर सकता, ठीक है। बट गोवा जो है पॉलीगैमी और बाइगैमी दोनों को अलाउ करता है कुछ सर्टेन केसेस में। वो केसेस क्या है? अगर कोई लेडी अगर कोई लेडी मैरिड है और वो 25 साल की हो गई है, लेकिन वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, तो उस केस में उसका हस्बैंड जो है पॉलीगैमी या फिर बाइगैमी कर सकता है। व्हेन द वाइफ ऑफ प्रीवियस मैरिज इज नॉट एबल टू गिव बर्थ टू मेल चाइल्ड इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 30 इयर्स ऑफ एज। अगर 30 साल शादी के हो जाते 30 साल उस लड़की को हो जाते हैं, लेकिन वो कोई मेल चाइल्ड नहीं बर्थ कर पाई है, तो भी वो उसका हस्बैंड जो है दूसरी शादी कर सकता है। व्हेन द प्रीवियस मैरिज इज डिसॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द गोवा सिविल कोड, जो गोवा सिविल कोड है उसके अकॉर्डिंग जो है पहली शादी डिसॉल्व हो जाए, तो भी वहां पे बाइगैमी या फिर पॉलीगैमी अलाउड है, ठीक है। इसी के साथ हमारा बाइगैमी का जो स्पेशल ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज है, ये खत्म होता है। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फिर से ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज ही देखेंगे, जिसमें हम एडल्ट्री देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर कोई आपके सजेशन है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।